recording it and share the screen. ठीक। अच्छा, इसके बाद हमें जब इस बात को समझ लिया कि हमारे पास लीगल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, लीगल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि जो कोर्ट होती है, जो उसने डिसीजन लिए होते हैं या जो डिसीजन लेती है, वो बस एक स्टैंडर्ड बना लेती है। ठीक है, ठीक है। तो जब एक कोर्ट ड्यू केयर के बारे में कोई डिसीजन लेती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यू केयर कैसे इम्प्लीमेंट करनी थी, ड्यू केयर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, तो अब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो उस एरिया में उस लॉ के अंडर आती हैं, उन सबको उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना पड़ेगा, ना कि ड्यू केयर का वो स्टैंडर्ड जो कि रशिया में, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, इट्स कॉमन सेंस, राइट। जहाँ पे आप हो वहीं का लॉ, वहीं के लॉ के मुताबिक आप चलोगे। इट वॉज सेम फॉर कि अगर आप पाकिस्तान में जो है तो गाड़ी आप जिगजैग करके चलाते हो, ठीक है, टेक ओवर करते रहते हो, तो ये चीज आपने बाहर यूके यूएस में नहीं करनी। वहाँ के लॉज कुछ और है। वहाँ के अगर कोई लॉज हैं तो उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर की है, साफ रोड है, प्रॉपर कंट्रोल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, हर जगह पे जो है तो स्पीड लिमिट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे लॉ को फॉलो करोगे, ठीक है। पाकिस्तान में जारी बात है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स लगती हुई हैं, खासतौर पे हमारे शहर में, ठीक है, तो वो कभी मैंने उसे ऑन होते हुए नहीं देखा। मुझे याद है कि जब 2017 में इन्होंने ये 16 में इन्होंने जब ट्रैफिक लाइट्स लगाई थी हमारे शहर में, तो एक ही मरतबा एक ही दिन वो ऑन हुई थी, ठीक है, और उसे भी कोई फॉलो नहीं कर रहा था, राइट। और ट्रैफिक पुलिस वाला साइड पे खड़े होके जो है तो वो खा रहा था, पॉपकॉर्न्स खा रहा था, राइट। तो मतलब कि जब आपने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं तो अब आपने मेक श्योर करना है कि उन कंट्रोल्स को आप प्रॉपरली कंडक्ट भी कर रहे हो, राइट। तो उसके बाद जो है तो फिर हमारे जो ट्रैफिक लाइट्स उन्होंने काम करना छोड़ दिया। आज 2000 ये 2022 का साल चल रहा है, ठीक है, आज तक मैंने उनको जलते हुए नहीं देखा कि उनसे कोई रोशनी आ रही हो, कोई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आके कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है या कोई मुझे पर्चा काटता है तो उससे मैं यही कहूंगा, तुमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स, ठीक है, वो काम कर रहे हैं क्या? तुम्हारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो ड्यूटी के टाइम खड़े होते हैं चौक में, डायरेक्ट करते हैं ट्रैफिक को? नहीं करते ना, ठीक है, तो तुम मुझे पर्चा किस बात का काट रहे हो, ठीक है। लेकिन बाहर कंट्रीज में क्या होता है, दे मेक श्योर दैट द लॉ इज इन्फोर्स्ड, and they just don't enforce the law, they also provide facilities for, they also facilitate it, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं कॉमन प्राइवेसी लॉ। प्राइवेसी क्या होती है कि जो आपका डाटा है, जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो प्राइवेट है, ठीक है, उसके प्राइवेट रहने को रिस्पेक्ट किया जाता है बाय लॉ। लॉ आपकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। और जो जनरली एक्सेप्टेबल जो जो एट्रीब्यूट्स हैं प्राइवेसी लॉज के, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल फिलोसफीज हैं, ठीक है, कि प्राइवेसी लॉ क्या है, उसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये प्राइवेसी लॉ है और इसमें कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है नोटिफिकेशन, ठीक है। हमारा जो डाटा सब्जेक्ट होता है, डाटा सब्जेक्ट कौन होता है कि जिसके बारे में डाटा होता है, ठीक है। अगर कोई डाटा है हमारे पास, वो जिस पर्सन से रिलेट करेगा वो पर्सन डाटा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी डाटा सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करें तो आपने उसे नोटिफाई कर, ठीक है। डाटा सब्जेक्ट शुड बी नोटिफाइड, ठीक है। नंबर 2 क्या एट्रीब्यूट है? पार्टिसिपेशन, ठीक है। कि अगर एक डाटा सब्जेक्ट है, उसका डाटा कलेक्ट हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई चीज बाय कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, और मुझे वो वेबसाइट बताती है कि यार
अभी तुम अगर ये पेमेंट करो ना तो हम तुम्हारा क्रेडिट कार्ड स्टोर करेंगे, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड स्टोर नहीं करेंगे तो तुम ये चीज बाय नहीं कर सकते। इफ यू डोंट अलाउ अस टू स्टोर योर क्रेडेंशियल्स वी कैन नॉट लेट यू यूज आवर सर्विसेज। ठीक है, तो उस वक्त हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहिए कि वहां पे जो डाटा सब्जेक्ट है, ये जो कस्टमर है, उसके पास ये ऑप्शन हो कि यार मैं ट्रांजैक्शन करूं या ना करूं। ही कैन डिनाई द ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू कीप हिज डाटा प्राइवेट, ताकि वो डाटा जो है तो उस वेंडर के पास ना जाए। ठीक है, अगर आप उस नहीं चाहते कि आपका डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, तो आप ट्रांजैक्शन ना करो। लेकिन अगर आप उसे किसी तरीके से फोर्स कर देगा ट्रांजैक्शन कर भी ले, आपने उसे बताया भी ना हो कि आप क्रेडेंशियल स्टोर हो रहे हैं, आप उसके क्रेडेंशियल स्टोर भी कर लें, ठीक है, तो ये गलत बात है, ये लॉ के खिलाफ है। उसके बाद आता है स्कोप। ठीक है, जब भी आप डाटा कलेक्ट करें तो इट हैज टू बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, दिस पर्पस शुड बी लीगल एंड एथिकल एंड बी इंक्लूडेड इन द नोटिफिकेशन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब आप उसका डाटा कलेक्ट करें तो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है और जिस मकसद के लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस स्कोप के लिए, वो लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, कानून उसे अलाउ करता है। नंबर 2, उसे अखलाकियात के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, आगे जाके आप वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं उसको। ठीक है, या जो है तो आप अपने घर वालों को बता रहे हैं, देखो मैं इस कस्टमर का मैं डाटा कलेक्ट किया, इसके क्रेडिट कार्ड है, जब जरूरत पड़े तो इससे जो है तो तुम टॉफी या बिस्किट खरीद लो। ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास लिमिटेशन। डाटा को जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस मकसद के लिए कलेक्ट कर रहे हैं उस मकसद से इधर उधर हट के आपने उसे यूज नहीं करना। आपकी लिमिटेशन ये है, जिस मकसद के लिए आप यूज कर रहे हैं उसी मकसद के लिए यूज करना है। अगर आपने उसके एडिशनल किसी चीज के लिए यूज करना है जो कि उस काम से रिलेटेड है या एनीथिंग, ठीक है, तो आपको उसे नोटिफाई करना होगा। नोटिफिकेशन इज द मेन थिंग। आपने डाटा सब्जेक्ट को हमेशा नोटिफाई करना है, कोई भी एक्टिविटी होगी उसके डाटा में। एक्यूरेसी, डाटा को आपने एक्यूरेट रखना है। ठीक है, अगर आपने किसी के बारे में डाटा कलेक्ट किया है तो उस डाटा को आपने एक्सप्लॉइट या उसके बारे में आपने उस डाटा को आपने चेंज नहीं करना और उसे अप टू डेट रखना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मेल आता है, मेल बॉक्स में मुझे मेल आता है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसके पास मेरा डाटा एड्रेस है, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, ठीक है, तो मैं अपडेट करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि यार मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है। अब ये जिसके पास मेरा डाटा है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरा प्रीवियस एड्रेस से नया एड्रेस को चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर पुराने एड्रेस को आ जाता है और वहां पे अब कोई और रह रहा है, उसके हाथ मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा, उसने जाके क्रेडिट कार्ड मेरे नाम पे निकलवाया और मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, मेरी पूरी लाइफ उसने तबाह कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डाटा को अपडेट किया। अब मेरा एड्रेस अपडेट हो चुका है, ठीक है, अब मेरा डाटा एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, इट्स न्यू। ठीक है, अगला आता है रिटेंशन। आप डाटा को सिर्फ उस टाइम तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास जब तक नेसेसरी। अब मैं चाहता हूँ मेरा अकाउंट डिलीट हो जाए, अब जो हमारे पास जो डाटा प्रोसेसर है, जो जिनके पास मेरा डाटा है, ठीक है, जो कंट्रोलर है, उसे चाहिए कि मेरा डाटा डिलीट कर दे, अब मजीद वो मेरा डाटा नहीं रख सकता। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन पीरियड। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप क्या करते हैं? सिंपल है, जिसके पास मेरा डाटा है वो रिस्पॉन्सिबल सिक्योर करने के लिए, और अब मैं बताऊंगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जैक्टली। डिसएमिनेशन, डिसएमिनेट करने का मतलब है फैलाना। ठीक है, डिसएमिनेट का मतलब क्या है? फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके पास मेरा डाटा, उसे हक नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा डाटा किसी के साथ शेयर करे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन हमेशा करनी है, पार्टिसिपेशन मुझे अलाउ किया जाए, अगर मैं पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, स्कोप, किस मकसद के लिए, लिमिटेशन, जिस मकसद के लिए उसी मकसद के लिए यूज किया जाए। एक्यूरेसी, अप टू डेट हो मेरा डाटा, गलत डाटा ना हो उसमें। रिटेंशन, ठीक है, जितने टाइम तक उसका यूजेज है उस टाइम तक रिटेन किया जाए, उससे ज्यादा रिटेन करने का हक नहीं है। सिक्योरिटी, मेरी डाटा सिक्योरिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। डिसएमिनेशन, मेरे डाटा को मेरी मर्जी के बगैर फैला नहीं सकता। क्लियर हो गया? इफ इट्स क्लियर आई विल मूव ऑन। अच्छा, अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया।
साइबर क्राइम और डाटा ब्रीचेस क्या है? ठीक है, डाटा ब्रीच का आपको पता है क्या होता है? बेसिकली अगर कोई सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वहां से आप डाटा सील कर सकते हैं। मालवेयर क्या होता है? ठीक है, मालवेयर का क्राइम क्या होता है? वायरस हो गए, ठीक है, और अनऑथराइज एक्सेस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, थेफ्ट हो गई, इलीगल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, अगर मेरे कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है और उस कंप्यूटर को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो इट्स इलीगल यूज ऑफ माय रिसोर्सेज। जैसे कि क्रिप्टो, जो क्रिप्टो माइनिंग होती है, ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग, एक मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है, एक इंटरेस्टिंग। क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो जैकिंग में ये होता है कि आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है और क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए जो दूसरे लोग होते हैं आपकी मर्जी के बगैर आपके प्रोसेसर यूज करते हैं। दिस कॉल्ड क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, ये इलीगल। ठीक है, फ्रॉड, ठीक है, किसी को सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना, किसी का फ्रॉड करना, झूठ बोलना कि मैं जो तो आपका ये काम करने के लिए मैं आपको कॉल किया है और मैं आईआरएस के दफ्तर से बात कर रहा हूँ, या मैं आईएसआई से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, इतने पैसे ले आओ। इस तरह के जो फ्रॉड होते रहते हैं ना, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ जो कि सरगोदा में रहता है, तो उस बेचारे के साथ, बेचारा तो नहीं, खैर वो स्मार्ट है, उसने बचा लिया अपने आप को। एहसास प्रोग्राम जो कि इमरान खान ने स्टार्ट किया था, तो उस लिहाज से एक रैंडम नंबर से उसे कॉल आती है और उससे कहा जाता है कि आपने एहसास प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था? वो कहता है भाई मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया। तो उसने कहा अच्छा नहीं, आपके एहसास प्रोग्राम के 14,000 रुपये आपको मिलने हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे कोड भेजूंगा, वो कोड आपने मुझे बता देना है, ठीक है, आपके नंबर पे आएगा और आपको 14,000 रुपये जो रकम है नकद वो आपको वसूल हो जाएगी हुकूमत की तरफ से। तो वो सोच में पड़ गया, उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो वो उसे कहता है उसकी इनोसेंस चेक करें, कहते हैं आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे भी साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स आते हैं, राइट। तो आगे अल्लाह माफ करे, गाली गलौज पे बात खत्म हुई, लेकिन वो बंदा पकड़ा गया, राइट, कि उसने वो उसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि जब भी किसी को ऐसी धमकी देनी हो ना कि मुझे साइबर सिक्योरिटी आती है, तो उसे कोई, यानी कहो मैं एफआईए में काम करता हूँ या मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स आते हैं, इसका क्या मतलब, राइट। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। डाटा ब्रीच बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं, हैव आई बीन ऑन, ठीक है, यहाँ पे आपको बताएगा क्या आपके ईमेल एड्रेस जो है क्या वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है डाटा ब्रीचेस में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, ठीक है, हैव आई बीन पॉन्ड पे अगर आप आए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं अपना ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। गुड न्यूज, नो पनिश फाउंड। मैं अपना दूसरा ईमेल लिखता हूँ और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मेरा ये वाला जो ईमेल है बहुत पहले कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है। ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन इन 4 डाटा ब्रीचेस, ठीक है। तो डाटा ब्रीचेस भी एक किस्म का अटैक है, ठीक है, इलीगल है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। As a cybersecurity professional, you need to know what are the laws that define the kind of security controls you can import or export from one country, from one region to another. ठीक है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी के जो टूल्स हैं, इंक्रिप्शन के टूल्स हैं, उनको अलाउ नहीं करती क्योंकि उससे सिविलियन डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, सिविल पीस में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ठीक है। रशिया, बाल्टिक स्टेट्स, म्यांमार, ब्रुनाई, मंगोलिया, इन्होंने जो है तो इंपोर्ट बंद की हुई है क्रिप्टोग्राफिक टूल्स की, ठीक है। प्रिवेसी टर्म्स, ठीक है, प्रिवेसी टर्म्स क्या होती हैं? अच्छा, अब जो आपकी प्रिवेसी है, आपकी डाटा प्रिवेसी है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा डाटा है जिसकी प्रिवेसी डाटा प्रिवेसी में आती है, राइट। उसमें आपका नेम आता है, उसमें आपकी टैक्स आइडेंटिफिकेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर हो गया आपका, ठीक है, मैक एड्रेस हो गया आपका, आईपी एड्रेस हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फेशियल फोटोग्राफ, if these are personally identifiable information, ठीक है। This is the data that
relates to you, that defines you. ठीक है, it's personally identifiable information, data that can identify you, that gets compromised, it can cause you damage. ठीक है, तो इसकी privacy HIPAA के मुताबिक, HIPAA एक स्टैंडर्ड है यूएस में, ठीक है, और हेल्थ प्रोटेक्शन डाटा हो गया, इसके अलावा जो बाकी प्रोटेक्शन डाटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो PII में आता है। दूसरी प्राइवेसी की जो टर्म है वो है डाटा सब्जेक्ट। डाटा सब्जेक्ट क्या होता है? वो बंदा जिसका डाटा होता है, जिसके बारे में डाटा होता है, इस डाटा से बंदे को रिलेट किया जाता है कि ये बंदा। डाटा ओनर क्या होता है? डाटा ओनर वो होता है या तो जो डाटा क्रिएट करता है, या उस जो डाटा क्रिएट करता है या उसको कलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे गूगल है, ठीक है, गूगल है, वो उस पे जब मैं साइन अप करता हूँ तो वो मुझसे ईमेल मांगता है, पासवर्ड मांगता है, फोन वेरिफिकेशन मांगता है। अब उसने मुझसे इनपुट लिया, इसके बारे में उसने अपने डाटाबेस में डाटा क्रिएट कर लिया, तो डाटा ओनर कौन हो गया? ठीक है, गूगल हो गया। ठीक है, अब उस डाटा को कंट्रोल कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है। उसके कंट्रोल में, वो डिलीट कर सकता है उसको, उसको यूज करता है, उसके उसके अंदर है, उसके कब्जे में है मेरा। दैट्स कॉल्ड डाटा कंट्रोलर। ठीक है, डाटा प्रोसेसर क्या होता है? जो कि डाटा ओनर के बिहाफ पे मेरे डाटा को प्रोसेस करे। ठीक है, गूगल ने मिसाल के तौर पे अगर AWS की सर्विसेज ली हुई है मेरे डाटा को S3 बकेट में स्टोर करने के लिए, तो क्लाउड इसमें क्या होगा? AWS क्लाउड होगा, क्या होगा? वो डाटा प्रोसेसर होगा। वो क्या करेगा मेरे डाटा के साथ? उसे स्टोर कर सकते हैं डाटा को, उसे सेंड कर सकता है आगे पीछे, उसे प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है, डाटा को कंपाइल कर सकता है, उसे कॉपी या डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डाटा प्रोसेसर से डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो यहाँ पे लायबल कौन है? डाटा ओनर। डाटा प्रोसेसर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डाटा कस्टोडियन क्या होता है? जिसकी कस्टडी में, जिसकी कस्टडी हिरासत को कहते हैं ना, राइट, जिसकी कस्टडी में मेरा डाटा हो। इसमें डेटाबेस मैनेजर्स हो सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, उसकी कस्टडी में होते हैं, उसे कुछ को देखभाल कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर करने वाले कौन होते हैं? मिसाल के तौर पे क्लाउड है, ठीक है, उसके यूज कर रहे हैं किसी तरीके से उस डाटा को। ठीक है, उस डाटा का ओनर कौन है? मेरे बारे में जो डाटा है, ठीक है, वो गूगल है मिसाल के तौर पे, या कोई और सर्विस है। और डाटा सब्जेक्ट कौन है? वो मैं हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइंडली इसके बारे में मुझे जरूर कंफर्म करें कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। काइंडली कंफर्म कर दीजिए कि दिस इज क्लियर टू यू, कि डाटा सब्जेक्ट क्या होता है, ओनर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, डाटा कस्टोडियन कौन होता है। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया तो मुझे खुशी हुई, बिकॉज दीज आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, एटलीस्ट दे आर फॉर मी। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, the next one is procedures। इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। पॉलिसी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के लिए जो हम रिटन वर्क करते हैं, ठीक है, जो उसूल हम लिखते हैं, जो पॉलिसीज लिखते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सीनियर मैनेजमेंट पब्लिश करती है। पॉलिसी सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। सीनियर मैनेजमेंट ने जो उसूल लिख दिए हैं, जो पॉलिसी लिख दी है कि इसके मुताबिक हमने जो है अपना साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, दैट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, और ये क्या करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को डिफाइन करती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक किसे कहते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स। पॉलिसी बेसिकली लॉन्ग टर्म व्यू होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, करना क्या चाहती है, क्यों है। ठीक है, उन पॉलिसीज के बेसिस पे आप सारी स्कोपिंग वगैरह करते हैं। ये कौन किसका काम होता है? सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, तो पॉलिसीज को डिफाइन करने के लिए सीनियर मैनेजमेंट किससे कंसल्ट करती है? ये कंसल्ट करती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लिखनी है तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को शायद ज्यादा टेक्निकली सेवी ना हो, उन्हें पता ना हो, तो वो जाएंगे साइबर सिक्योरिटी मैनेजर्स के पास जाएंगे, टेक्निकल स्टाफ के पास जाएंगे,
उनकी हेल्प लेके पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये सारा मेरा डाटा कहाँ है? ये स्टैंडर्ड्स हो गए। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या है? ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक खास लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है खास लेवल की। वो अंडरस्टैंडिंग जो कि वेल डिफाइंड होती है, उस पर सब एग्री करते हैं। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम किया जाता है। लेट्स से अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है? कि जब भी आप फूड सर्व करोगे, यू हैव टू वेयर ग्लव्स। आप बेयर हैंड से फूड को टच करके कस्टमर को नहीं दे सकते। दैट्स अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड किस चीज में हेल्प करता है? आपकी परफॉर्मेंस एंड कंफॉर्मेंस में। आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, मेंटेन करता है, और आपको कंफर्म करता है हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक। ठीक है, या जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं। ठीक है, या वो एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल ये होते हैं कि अंदर की जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जो काम होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हुए, मैनेजमेंट ने बनाए हुए, या वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो बाहर जो कोर्ट होती है, जो बाकी लीगल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज होती हैं, वो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती हैं। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करना है। ठीक है, इंटरनल स्टैंडर्ड्स हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने हो सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड का एग्जांपल क्या है? That the data controller is required to use physical access control measures to prevent unauthorized removal of hardware containing PII. Personally identifiable information है, उसको सिक्योर करने के लिए स्टैंडर्ड ये है कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल जरूर लगाया जाए जहां पे वो डाटा मौजूद है। ठीक है, सर्वर जहां पे पड़े हैं जिसमें डाटा मौजूद है, उसके दरवाजे को लॉक लगाया जाए, खुला नहीं छोड़ना उसको। ऐसा स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करोगे, आईएसओ के ऑर्डर्स फेल करोगे। ठीक है, और जुर्माने भरने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स ये होते हैं कि ये खास एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जिसकी जिन एक्टिविटीज को करके हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, हम कंप्लाइंट करते हैं खुद को लॉज से, रेगुलेशन से, और साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होते हैं, वेल डिफाइंड एक्शंस होते हैं जो रेगुलर अकरेंसेस होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको करने होते हैं, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के प्रोसीजर्स हो गए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, गाइडलाइंस क्या होती हैं? गाइडलाइंस जो होती हैं तो फर्ज नहीं होता, लेकिन बेसिकली जनरल रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके मुताबिक आपने काम करना होता है। लेकिन ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं कंप्लायंस में और साइबर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, पॉलिसी जो है हमेशा पिनेकल ऑफ द हायरार्की होती है। पॉलिसी को हम हमेशा टॉप पे रखते हैं। ठीक है, पॉलिसी डिफाइन करना सीनियर मैनेजमेंट का काम होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, वो ये बताती है कि स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। जब तक आपके पास एक हायर लेवल व्यू नहीं होगा, पॉलिसी से हाई लेवल क्या असल में हो क्या रहा है क्या, ये सब कुछ क्या है, जब तक आपके पास वो डिफाइन नहीं होगा, तो आपके पास स्टैंडर्ड्स कैसे डिफाइन होंगे? ठीक है, हो ही नहीं सकते। तो आप ज्यादा जनरलाइजेशन से आप स्पेसिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं, फिर स्टैंडर्ड से आप प्रोसीजर्स पे आते हैं। ठीक है, फिर वो प्रोसेसेस जो आपने करने हो इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए, वो प्रोसीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलना चाहिए, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स। अब जो फाइनल टॉपिक है हमारा, आई डोंट नो कितना टाइम रह गया, लेकिन जो फाइनल टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। व्हाट इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी? इवेंट होता है कि उसकी वजह से आपका सिस्टम रुक जाता है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है,
साइबर सिक्योरिटी का इवेंट आपका रुक जाता है, सॉरी आपके जो ऑपरेशंस है, नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इन ऑपरेशंस की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग वेल, अगर उनमें कोई खलल आ जाता है तो अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्योंकि जब ऑपरेशन रुकेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगी। तो कंटिन्यू कैसे करना है, दैट रिक्वायर्स बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, ठीक है। क्रिटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्रिटिकल ऑपरेशंस को हम क्रिटिकल पाथ भी कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल ऑपरेशंस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स चल रही है आपकी, ठीक है, रोजाना की सेल्स चल रही है, आपका डीडॉस अटैक हुआ है, सिस्टम डाउन हो गया, ठीक है, अब दोबारा सिस्टम को बहाल कैसे किया जाए ताकि आपका बिजनेस कंटिन्यू हो जाए, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि जैसे ही आपका डाउन उसी वक्त अप हो जाए हर सिनेरियो में, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम मजीद प्लानिंग करते हैं, उसके लिए मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी को और डिजास्टर रिकवरी को। डिजास्टर रिकवरी क्या होती है? अगर कोई इम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है, अब आप उसने डिजास्टर से आपने रिकवरी कैसे करनी है, वो कौन से ऐसे टास्क हैं, कौन सी ऐसी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज हैं जिनको करके आपने अपने सिस्टम को बहाल करना है, जो डैमेज हुआ है, जो डिजास्टर हुआ है, उसको आप रिकवर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका सर्वर डाउन हो गया, अब उस सर्वर को आपने अप भी करना है, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, बिजनेस आपका रुकेगा नहीं, उस दौरान आपने रिकवरी कैसे करनी है उसी सर्वर की, ठीक है, ऐसे तो नहीं छोड़ देना ना, ठीक है। तो आ, इस प्लानिंग करने के लिए हमें 4 क्वेश्चन की जरूरत होती है, ठीक है। 10 मिनट्स रह गए हैं, ये काफी ज्यादा कुरिकुलम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आखिरी टॉपिक्स को पहुंच चुके हैं। अच्छा, नंबर 1, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, आपके क्रिटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, ठीक है। उन क्रिटिकल ऑपरेशंस के चले बगैर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना सरवाइव कर सकती है, आ, कितना ऐसा डाटा है अगर ऑर्गेनाइजेशन लूज भी कर जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फिर भी वायबल रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन फिर भी मुनाफा बख्श रहेगी, ठीक है। और अच्छा, अच्छे 3 क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। कौन सा क्रिटिकल पाथ है, आपके क्रिटिकल ऑपरेशंस कौन से हैं, उनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन कितना चल सकती है, कितना जो लॉस है डाटा का क्रिटिकल ऑपरेशंस के रुकने की वजह से जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम मैक्सिमम डाउन टाइम, कितना डाउन टाइम है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर सकती है विदाउट लूजिंग इटसेल्फ कंप्लीटली। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। The recovery time objective is the target time set for recovering for any interruption. कितने टाइम में आपने अपने टारगेट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने उस प्रोसेस को रिकवर करना है, ठीक है। ये क्या कहलाता है कि आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद आता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाउ मच डाटा कैन यू लूज, वो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा लॉस का पॉइंट है, डाटा डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है या इम्पैक्ट का पॉइंट है कि अगर जिससे बात बढ़ जाए तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकवर नहीं हो सकती। उस पॉइंट को, उस टॉलरेंस के पॉइंट को आपको डिफाइन करना होता है, दैट्स रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है इससे ज्यादा हम इसे बढ़ने नहीं दें, उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं। तो इसमें सारा अमला मौजूद होता है, आईटी सिक्योरिटी का अमला और आपकी हायर मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है। आखिरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, व्हाट इज बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद हमारा डोमेन 1 कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस ये होता है, एक एफर्ट होती है ताकि हम ये पता लगा सके कि हर एक एसेट की वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब आपको एसेट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तो आप ये पता चला सकते हैं अगर इस एसेट का हमें लॉस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। उस इम्पैक्ट को इवेल्युएट करने के लिए बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस हम करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इसमें साइबर सिक्योरिटी और आईटी का अमला मौजूद है, इसमें इसमें आपको जारी बात है जो एसेट है आपके उसके मुताबिक आपको अमला भी, एक्सपर्टीज भी बुलानी पड़ती है, ठीक है। उसमें आपको सर्वेज कराने पड़ते हैं, ठीक है। जो एसेट के जो ओनर्स हैं, जो डाटा कंट्रोलर्स हैं, उनसे आप
जो स्टेक होल्डर्स है, सिंपली स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं? आपके डाटा ओनर्स आ जाते हैं, ठीक है। आप उनसे पता लगाते हो कि आपकी एसेट की वैल्यू क्या है, अगर आपका एसेट लूज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके बिजनेस पे। ये सारे का सारा एनालिसिस करते हो। फाइनेंशियल ऑडिट आप करते हो, ठीक है, कि जो आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप देखो। अगर आपने कोई डाटा एक्वायर की, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर की है, ठीक है, तो आप उसका फाइनेंशियल ऑडिट करो कि इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल बिजनेस पे एक्विजिशन से, ठीक है। कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर से आप पूछते हो, ठीक है, कि आपकी डाटा की क्या वैल्यू है, ठीक है। अगर आपका डाटा लूज हो जाता है, आपको कोई ऐसा डाटा लीक हो जाता है कि जो बहुत ही प्राइवेट है, तो उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस इम्पैक्ट की एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रोल्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि बाद में हम रिकवरी कर सकें, ठीक है, और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव को हम एक्सीड ना करें। चलिए, डोमेन 1 खत्म हो गया। किसी का क्वेश्चन है, 6 मिनट रह गए हैं, काइंडली मुझसे पूछ ले। उसके बाद जो है मैंने सेशन क्लोज कर देना है। रिकॉर्डेड सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। किसी को कोई चीज समझ ना आए पूछ ले। मैं नेक्स्ट 5 मिनट्स तक हूँ। किसी को कोई चीज समझ ना आई हो पूछ सकता है। क्या मैं सेशन क्लोज कर दूं? आप कंफर्म कर दें, मैं सेशन को क्लोज कर दूं। नो क्वेश्चन, आई जॉइन लेट, इसको रिव्यू सेशन करना। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कोई क्वेश्चन और ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग CISSP। इंशाल्लाह आज जो है तो हमारी सिस्टम डिजाइन और वनरेबिलिटी असेसमेंट की जो है तो हम लैब्स करेंगे। यू वेलकम, ठीक है। और काइंडली अपने नोट्स को रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे वो रिलाई ना करें, ठीक है। जितना आपको टाइम मिलता है तो आप उसको रिव्यू करें। वो आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब लिंक, काइंडली वहां से ले लीजिए, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।